नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल जी के जी एस करंट अफेयर्स विद मी पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक फिजिक्स से है और फिजिक्स से ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इस वीडियो में आज कवर करने जा रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए बिना देर किए हम आज का अपना पहला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भूमिगत परमाणु विस्फोट की तकनीक विकसित की? Who among the following developed the technology of underground nuclear explosion? ऑप्शन से डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर राजारमन्ना, डॉक्टर पी के अयंगर या डॉक्टर होमी जे भाभा। और इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर होमी जे भाभा। भूमिगत परमाणु विस्फोट की तकनीक भारतीय परमाणु भौतिक विज्ञानी होमी जे भाभा द्वारा विकसित की गई, जो भौतिकी के प्रोफेसर और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के संस्थापक निदेशक थे। भूमिगत परमाणु प्रयोग से तात्पर्य भूमिगत पर्याप्त गहराई में गाड़े गए परमाणु हथियारों के विस्फोट से है, ताकि कोई भी रेडियोधर्मी पदार्थ वायुमंडल में जारी न हो और विस्फोट को रोका जा सके। The technology for underground nuclear explosion developed by Indian nuclear physicist Homi Bhabha, who was the professor of physics and the founding director of Tata Institute of Fundamental Research. Underground nuclear experiment Underground nuclear test or experiment refers to test detonation of nuclear weapons buried at sufficient depth underground so that no radioactive material is released into the atmosphere and explosion can be contained. हमारा अगला सवाल है, कृत्रिम उपग्रह द्वारा संचार के लिए निम्नलिखित में से किस तरंग का उपयोग किया जाता है? कृत्रिम उपग्रह द्वारा संचार के लिए निम्नलिखित में से किस तरंग का उपयोग किया जाता है? Which among the following waves is used for communication by artificial satellite? ऑप्शन से आयाम अधिमिश्रण, रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंग या उपयुक्त सभी। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स या ऑल ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा माइक्रोवेव्स यानी कि सूक्ष्म तरंग। कृत्रिम उपग्रहों में संचार के लिए अधिकतर माइक्रोवेव का उपयोग किया जाता है। यह एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है जिसकी आवृत्ति विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में 300 मेगाहर्ट्ज और 300 गीगाहर्ट्ज के बीच होती है। इसका उपयोग विशेष रूप से अंतरिक्ष यान संचार, टीवी और लंबी दूरी की टेलीफोन लाइनों में किया जाता है। उस तरह की तरंग है जिसका वेवलेंथ लंबा होता है, वो लंबी दूरी तक ट्रेवल करती है और साथ ही अपना एम्पलीट्यूड लंबी दूरी तक मेंटेन करके रखती है। वे तरंग जिसका वेवलेंथ लंबा होता है, उनकी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी बहुत ही लो होती है यानी कि कम होती है और एनर्जी भी उतनी ही कम रिलीज करती है। और इस डायग्राम में आप देख सकते हैं रेडियो यानी कि रेडियो वेव जिसका वेवलेंथ 10 टू द पावर 3 है, माइक्रोवेव जिसका वेवलेंथ 10 टू द पावर माइनस 2 है, इंफ्रारेड जिसका वेवलेंथ 10 टू द पावर माइनस 5 है, विजिबल 0.5 बाय 10 टू द पावर माइनस 6, अल्ट्रावायलेट 10 टू द पावर माइनस 8, एक्स रे 10 टू द पावर माइनस 10, गामा रेज 10 टू द पावर माइनस 12। तो सबसे बड़ा जो वेवलेंथ होता है सबसे लंबा वो रेडियो वेव का होता है, फिर उसको माइक्रोवेव, फिर उसके बाद इंफ्रारेड और सबसे छोटा होता है गामा रेज। तो आप देख सकते हैं वेवलेंथ जिसके अंदर वेवलेंथ तो लंबा है लेकिन फ्रीक्वेंसीज कम रहती है इसके अंदर, जिसके चलते ये लंबी दूरी तक ट्रेवल करती है क्योंकि इसमें एनर्जी कम रिलीज होती है और एनर्जी कम रिलीज होने के चलते इसको रेसिस्टेंस भी कम मिलता है। इसी चलते ये अपने लंबी दूरी तक अपने एम्पलीट्यूड को मेंटेन करने में सक्षम है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी मौलिक मात्रा है? विच among the following is a fundamental quantity? ऑप्शन से बल, वेग, समय या उपयुक्त में से कोई नहीं। फोर्स, वेलोसिटी, टाइम या नन ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा समय यानी कि टाइम। मौलिक मात्राएं यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज। मौलिक मात्राएं स्वतंत्र भौतिक राशियां हैं
जिन्हें किसी अन्य भौतिक मात्रा के रूप में व्यक्त करना संभव नहीं है। इन मात्राओं का उपयोग अन्य सभी भौतिक मात्राएं प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ऐसे प्रणाली में मौलिक मात्राएं जैसे कि समय जिसकी इकाई सेकंड है, द्रव्यमान जिसकी इकाई किलोग्राम है, लंबाई जिसकी इकाई मीटर है, धारा जिसकी इकाई एम्पियर है, तापमान जिसकी इकाई केल्विन है, पदार्थ की मात्रा जिसकी इकाई मोल है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसकी इकाई कैंडेला है। फंडामेंटल क्वांटिटीज are independent physical quantities that are not possible to be expressed in terms of any other physical quantity. These quantities are used to derive all other physical quantities. Fundamental quantities जैसे time, unit second, mass, unit kilogram, length, unit meter, current, unit ampere, temperature, unit Kelvin, amount of substance, unit mole, luminous intensity, candela. तो टोटल मिला के 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं फिजिक्स में। हमारा अगला सवाल है, गर्म करने पर धातु की अंगूठी में छेद का क्या होता है? What happens to the hole in a metal ring when it is heated? जब किसी अंगूठी को गर्म किया जाता है तो उसके बीच जो छेद होता है वो घटता है या बढ़ता है? ऑप्शन से, यह अपने विस्तार गुणांक के अनुसार फैलता या सिकुड़ता है, यह अपने व्यास के अनुसार फैलता या सिकुड़ता है या फैलता है। It expands or contracts according to its coefficient of expansion. It expands or contracts according to its diameter. It contracts or it expands. और इसका सही उत्तर होगा it expands, यानी कि यह फैलता है। जब धातु की अंगूठी को गर्म किया जाता है तो अंगूठी का छेद फैल जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गर्मी धातु के अणुओं को ऊर्जा प्रदान करती है जिससे वे कंपन करते हैं और एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। धातु के इस विस्तार के कारण छेद का व्यास बढ़ जाता है। जब गर्मी हटा दी जाती है तो अंगूठी अपने मूल आकार में वापस सिकुड़ जाती है, लगभग मूल व्यास पुनः प्राप्त कर लेती है। When a metal ring is heated, the hole in the ring expands. This is because heat provides energy to the metal's molecules, causing them to vibrate and move away from each other. This expansion of the metal causes the diameter of the hole to increase. When heat is removed, the ring contracts back to its original size, regaining the original diameter approximately. हमारा अगला सवाल है, वर्षा की बूंदें काफी ऊंचाई से गिरती है, इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? Rain drops fall from great height. Which among the following statements is true regarding it? ऑप्शन से, पृथ्वी से टकराने तक इनका वेग लगातार बढ़ता रहता है और हर बूंद का अंतिम वेग अलग अलग होता है। उनका वेग लगातार बढ़ता रहता है जब तक कि पृथ्वी से नहीं टकराते, अंतिम वेग वही होगा। वे एक अंतिम वेग से गिरते हैं जो बहुत गिरने पर भी समान होता है। वे एक टर्मिनल वेग से गिरते हैं जो विभिन्न आकारों की बूंदों के लिए अलग अलग होता है। Their velocity goes on increasing continuously till they hit the earth, and the final velocity of each drop is different. Their velocity continuously increases till they hit the earth with the same final velocity. They fall with a terminal velocity which is the same for every drop. They fall with a terminal velocity which is different for drops of different sizes. और इसका सही उत्तर होगा they fall with a terminal velocity which is different for drops of different sizes. यानी कि वे एक टर्मिनल वेग से गिरते हैं जो विभिन्न आकारों की बूंदों के लिए अलग अलग होता है। वर्षा की बूंद मुक्त रूप से गिरने वाला पिंड नहीं है। वर्षा की बूंद पे दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, एक गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरा वायु प्रतिरोध। जैसे जैसे बारिश की बूंद गिरती है उसका वेग बढ़ता जाता है और हवा का प्रतिरोध भी बढ़ता जाता है। एक बिंदु पर दोनों एक दूसरे को रद्द कर देते हैं। इसके बाद के वेग को टर्मिनल वेग कहा जाता है। इसके बाद यह एक समान वेग से यात्रा करता है। A raindrop is not a free falling body.
There are two types of forces acting on the raindrop. One is the gravitational force and the other is the air resistance. As the raindrop falls, its velocity increases and the air resistance also increases. At one point, both cancel out each other. The velocity after this said to be terminal velocity. It travels with uniform velocity after this. हमारा अगला सवाल है, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए जाने वाले रॉकेट का न्यूनतम पलायन वेग क्या है? What is the minimum escape velocity of rocket to be launched into space? ऑप्शन से 5 किलोमीटर पर सेकेंड, 11 किलोमीटर पर सेकेंड, 15 किलोमीटर पर सेकेंड, 6 किलोमीटर पर सेकेंड, 5 किलोमीटर पर सेकेंड, 11 किलोमीटर पर सेकेंड, 15 किलोमीटर पर सेकेंड या 6 किलोमीटर पर सेकेंड। और इसका सही उत्तर होगा 11 किलोमीटर पर सेकेंड यानी कि 11 किलोमीटर पर सेकेंड। और ये आप डायग्राम देख सकते हैं। इस डायग्राम में ये दिखाया गया है कि किस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट को मिनिमम स्पीड चाहिए होती है 11 किलोमीटर पर सेकेंड यानी कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आज के ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि आज की जो ग्रेविटी है उसको छोड़ने को लेकर। किसी वस्तु का किसी खगोलीय पिंड से पलायन का वेग किसी वस्तु की वो न्यूनतम गति है जो उस वस्तु को हमेशा के लिए आकाशीय पिंड से पलायन की अनुमति देती है। इसका मतलब है कि अनंत पर वस्तु में उस खगोलीय पिंड से कोई स्थितिज ऊर्जा नहीं मिलती है और न ही उस खगोलीय पिंड से उस वस्तु पर कोई काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा का प्रभाव होता है, यानी कि दोनों ही शून्य होते हैं। Escape velocity of an object from a heavenly body is the minimum speed of an object that would give the object to escape from the heavenly object forever. That means at infinity, the object has no potential energy from the heavenly body nor kinetic energy. पृथ्वी की सतह से एक रॉकेट का भागने का यानी कि एक पलायन का वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। यह किसी वस्तु के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बचकर अंतरिक्ष में जाने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग है। The escape velocity of rocket from the surface of the earth is 11.2 kilometers per second. This is the minimum velocity needed for an object to escape Earth's gravity and travel into space. हमारा अगला सवाल है, पिसा की झुकी मीनार इसलिए नहीं गिरती क्योंकि क्या कारण है? The leaning tower of Pisa does not fall because why? ऑप्शन से यह शीर्ष पर पतली हो जाती है, इसका गुरुत्व केंद्र सबसे निचले स्थान पर रहता है, टावर के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र के माध्यम से लंबवत रेखा इसके आधार के भीतर रहती है, या फिर यह एक बड़े आधार क्षेत्र में फैली है। इट इज टेपर्ड एट द टॉप, इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन्स एट द लोएस्ट पोजीशन, द वर्टिकल लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द टावर फॉल्स विद इन इट्स बेस, इट कवर्स अ लार्ज बेस एरिया। और इसका सही उत्तर होगा द वर्टिकल लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द टावर फॉल्स विद इन इट्स बेस। टावर के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र के माध्यम से लंबवत रेखा इसके आधार के भीतर रहती है, यानी भीतर से होकर गुजरती है। पीसा की झुकी मीनार इसलिए नहीं गिरती क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र सावधानी पूर्वक इसके आधार के भीतर रखा गया है। इसे गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जमीन तक खींची गई रेखा भी इसके आधार से होकर गुजरती है। The leaning tower of Pisa does not fall because its center of gravity is carefully kept within its base. The line drawn from its center of gravity to the ground also passes through its base. Other factors that contribute to the tower's stability include its tapered structure and its large base area. टावर की स्थिरता में योगदान देने वाले अन्य कारकों में शामिल है इसका शंक्वाकार संरचना और इसका आधार क्षेत्र बड़ा है। हमारा अगला सवाल है, केशिका नली में पानी की तुलना में द्रव अधिक ऊपर उठता है, इसका कारण क्या है? In a capillary tube, a fluid rises more as compared to water. It is due to द्रव का तापमान पानी के लिए हमारा अगला सवाल है, केशिका नली में पानी की तुलना में द्रव अधिक ऊपर उठता है, इसका क्या कारण है? In a capillary tube, a fluid rises more as compared to water. It is due to ऑप्शन से द्रव का तापमान पानी के तापमान से अधिक होता है, द्रव का पृष्ठ तनाव जल के पृष्ठ तनाव से कम होता है,
द्रव का पृष्ठ तनाव जल के पृष्ठ तनाव से अधिक होता है। तरल पदार्थ पानी की तुलना में अधिक चिपचिपा होता है। टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड इज मोर देन दैट ऑफ वाटर। सरफेस टेंशन ऑफ फ्लूइड इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। सरफेस टेंशन ऑफ फ्लूइड इज मोर देन दैट ऑफ वाटर। फ्लूइड इज मोर विस्कस देन दैट ऑफ वाटर। और इसका सही उत्तर होगा सरफेस टेंशन ऑफ फ्लूइड इज मोर देन दैट ऑफ वाटर। द्रव का पृष्ठ तनाव जल के पृष्ठ तनाव से अधिक होता है। केशिका नली में द्रव का बढ़ना पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तरल का चिपकने वाला बल यानी कि केशिका क्रिया तरल पदार्थों के बीच चिपकने वाले बल यानी कि सतह तनाव से अधिक है और इससे केशिका ट्यूब में तरल में वृद्धि होगी। The rise of liquid in the capillary tube is due to surface tension. This is because the adhesive force of liquid is greater than the cohesive force between liquids, and it will lead to a rise in the liquid in the capillary tube. सतह तनाव के कारण केशिका नली में तरल पदार्थ ऊपर उठता है, जिसे केशिका क्रिया भी कहा जाता है। पृष्ठ तनाव वह बल है जो किसी तरल पदार्थ के सतह पर खींची गई रेखा के लंबवत कार्य करता है। A liquid rises in a capillary tube due to surface tension, also known as capillary action. Surface tension is the force that acts perpendicular to the line drawn on the surface of the liquid. Capillary rise is caused by the cohesive force in the liquid and the adhesive force between the liquid and the tube material. The adhesive force of the liquid is greater than the cohesive force between liquids, which causes the liquid to rise in the capillary tube. मतलब यह कि किसी भी लिक्विड को अगर किसी भी ट्यूब में राइज करना हो यानी कि ऊपर चढ़ना हो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसका एडोसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स के मुकाबले बड़ा होना चाहिए यानी कि ज़्यादा होना चाहिए। अगर एडोसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स के मुकाबले ज़्यादा हो तभी वो लिक्विड राइज करेगा किसी भी ट्यूब में। और दूसरा कंडीशन कि ट्यूब जितना पतला होगा लिक्विड उतना ही ऊपर जाएगा। और इस डायग्राम में आप देख सकते हैं एडेशन इज ग्रेटर देन कोहेशन और दूसरे में एडेशन इज लेस देन कोहेशन। तो पहले वाले में हम लोग देख ले रहे हैं कि लिक्विड का जो एडेशन फोर्स है वो ज़्यादा है, इसलिए उसका राइज भी ट्यूब के अंदर ज़्यादा है। और वही दूसरे डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं मरकरी को लेके कि इसका एडेशन फोर्स क्या है, कोहेशन फोर्स के मुकाबले कम है, इसलिए इसका राइज ट्यूब में बहुत ही कम है। हमारा अगला सवाल है किस तापमान पर पानी का घनत्व अपने अधिकतम मान तक पहुंच जाएगा। किस तापमान पर पानी का घनत्व अपने अधिकतम मान तक पहुंच जाएगा। द डेंसिटी ऑफ वाटर विल रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट द टेम्परेचर ऑफ ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस या उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर होगा 4 डिग्री सेल्सियस यानी 4 डिग्री सेल्सियस। पानी का असामान्य विस्तार पानी का एक असामान्य गुण जिसके कारण तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने पर यह फैलने की बजाय सिकुड़ जाता है और इस तापमान पर यह सघन हो जाता है। एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर एंड abnormal property of water due to which it contracts instead of expanding when the temperature increases from 0 degree Celsius to 4 degree Celsius and it becomes denser at this temperature। हमारा अगला सवाल है एक पिंड 4 डिग्री सेल्सियस पानी पर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा तो उस पिंड का यानी कि उस ऑब्जेक्ट का क्या होगा। अ बॉडी फ्लोट्स एट 4 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर इफ टेम्परेचर रीचेस 100 डिग्री सेल्सियस देन व्हाट विल हैपन टू दैट बॉडी। ऑप्शन से कोई परिवर्तन नहीं होगा, पिंड स्वतंत्र रूप से तैरते हुए रहेगा, पिंड डूब जाएगा या उपयुक्त में से कोई नहीं। नो चेंज, द बॉडी विल फ्लोट फ्रीली, द बॉडी विल सिंक, नन ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा द बॉडी विल सिंक यानी कि पिंड डूब जाएगा। और इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यही समाप्त होता है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच इस चैनल को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी इस तरह का वीडियो और इस तरह का चैनल यानी कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो और इन्फॉर्मेटिव चैनल
हो सके, जिससे कि उनकी कम्पिटिटिव एग्जाम में उनको हेल्प हो। और इसी के साथ आपको तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।